तो आज जो है लास्ट टॉपिक होगा तुम्हारा मिडाइवल का। इसके बाद मिडाइवल खत्म हो जाएगा और फिर मॉडर्न शुरू करेंगे पेस्ट्स के बाद। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है ये है अबाउट रीजनल किंगडम्स इन मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में जो टाइम पीरियड था उसमें कुछ रीजनल किंगडम्स थे, जैसे कि बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, गुजरात हुआ। इस टाइप के बहुत सारे किंगडम्स आए थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली दो किंगडम है, बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर, इससे क्वेश्चंस आता है। देखते हैं। तो एक प्रकार का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, बीच बीच में कुछ सारा बहुत सारा बात बताया हुआ है तुम लोग को पहले के क्लासेस में। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली सल्तनत अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था और बहुत सारा एनेक्स कर लिया था स्टेट्स अपने में दिल्ली सल्तनत, जैसे कि बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, राजपूत स्टेट्स जैसे रणथंबोर, जलोर, नागौर, अजमेर और कुछ डेक्कन स्टेट्स को भी दिल्ली सल्तनत ने एनेक्स किया था खुद में, जैसे कि वारंगल, तेलंगाना, यादवास ऑफ देवगिर, साउदर्न स्टेट्स ऑफ होयसालास द्वारा समुद्र पांड्यास, मदुरा एंड सो ऑन। ये तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है, ये सब एनेक्स किया था। सो दोज स्टेट्स दैट वर एनेक्स टू द सल्तनत, जो स्टेट्स को एनेक्स किया गया था सल्तनत में, उसे एक अलग प्रोविंस यानी एक अलग राज्य बना दिया गया था और वो दे दिया गया था प्रोविजनल गवर्नर्स के हाथ में कि आपको गवर्न करना है इस राज्य को। इस टाइप का थोड़ा वहां पे अरेंजमेंट बनाया गया था। So from the establishment of the Delhi Sultanate in 13th century, 13वां सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और डाउनफॉल हो गया था 15th सेंचुरी आते आते पूरा दिल्ली सल्तनत। So इस बीच में there was a constant interaction between the provinces that were once upon a time independent states and the center of Delhi. तो इस बीच में 13 से 15 सेंचुरी के बीच में सेंटर और इन प्रोविंसेस के बीच में लगातार कांटेक्ट था। पहले ये इंडिपेंडेंट थे, फिर इनके द्वारा एनेक्स कर लिया गया और फिर ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं 13 से 15 सेंचुरी के बीच में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन कोई रूलिंग डायनेस्टी रूल नहीं कर रहा था इस रीजनल स्टेट्स पे, ये तो गवर्नर्स ही थे जो रूल कर रहे थे, कोई डायनेस्टी वैसा नहीं था। यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर, वही लोग गवर्न कर रहे थे तुम्हारा इन प्रोविंसेस को। सो जो प्रोविंशनल गवर्नर्स थे इस सल्तनत का, वो लोग क्या किए, लोकल राजा और जमींदार के साथ मिलके अपना इंडिपेंडेंस को घोषित कर देते थे। मोस्ट ऑफ द रीजनल स्टेट्स दैट केम अप आफ्टर 14th सेंचुरी, 14वां सेंचुरी के बाद जब हम लोग देखे थे कि दिल्ली सल्तनत जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, कमजोर हो रहा है, उसके कारण क्या हुआ, ये जो गवर्नर्स थे जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, ये लोग रेबेलियंस करने लगे और अपना इंडिपेंडेंस को स्थित करने लगे तुम्हारा उस राज्य में। याद करो जब बताए थे कि तिमूर का इन्वेजन हुआ था 15 इयर्स आफ्टर द तिमूर्स रेड इन दिल्ली, वो दिल्ली सल्तनत को काफी वीक कर दिया था। उसके बाद ही सैयद डायनेस्टी शुरू हुआ था। सो उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत डिक्लाइंड। द सल्तनट्स इन गुजरात, मालवा, जौनपुर नियर वाराणसी इमर्ज्ड एज पावरफुल किंगडम्स। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होते ही जैसे गुजरात वाला रीजन हुआ, मालवा हुआ, जौनपुर हुआ, ये सब जो रीजनल किंगडम्स थे काफी पावरफुल हो गए क्योंकि दिल्ली कमजोर हो गया। सो गुजरात और जौनपुर वाला इलाका था वेयर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन टेंशन विद द लोधीज ऑफ द दिल्ली। दिल्ली में इस वक्त लोधीज थे और इनसे काफी टेंशन रहता था गुजरात और जौनपुर सल्तनत का इन बिटवीन 1451 टू 1526। जब राजा ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वीक हो जाए तो स्टेट वाले लोग ऑब्वियसली अपना एसर्टिवनेस बढ़ा देते हैं सेंटर के ऊपर। सो हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के कारण सेंट्रल और साउथ इंडिया में काफी रीजनल स्टेट्स अपना इंडिपेंडेंट हो गए। इसमें से सबसे प्रोमिनेंट स्टेट्स जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट हो गए थे दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के कारण, वो थे गजापतीज ऑफ उड़ीसा, द बहमनीज एंड द विजयनगर एम्पायर। लेकिन फिर जब स्टैब्लिशमेंट होता है मुगल एम्पायर का इन 1526, और मुगल्स का जब हम एक्सपेंशन पॉलिसी देखे थे कल इन लेटर पीरियड,
तो ये जो रूलिंग डायनेस्टीज जो रीजनल स्टेट्स में आ गए थे गवर्नर के, वो लोग अपना पावर खो बैठते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि ये सारे रीजनल स्टेट्स जो है मुगल एम्पायर एनेक्स करके खुद में समा लेते हैं। लेकिन इस दौरान जो रीजनल फीचर्स आया था, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज, तुम्हारा उन तेलुगु कल्चर, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज उसका कल्चर, तो ये लैंग्वेज, आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन जो है ये कंटिन्यू रहता है, भले ही वो लोग फिर से मुगल के अंदर आ गए हों दिल्ली सल्तनत के बाद। अब फिर जब डिक्लाइन हो जाता है मुगल्स का 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में डिक्लाइन शुरू हो जाता है औरंगजेब के बाद 1707 के बाद। तो फिर से ये स्टेट्स क्या करते हैं, रेबेलियन करने लगते हैं और ये प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं ये सब अपना इंडिपेंडेंस फिर से स्थित करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, फिर कुछ 18th सेंचुरी के बाद हमें नए रीजनल किंगडम्स, पावरफुल रीजनल किंगडम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर एंड मराठा। ये काफी पावरफुल किंगडम होते हैं मुगल के डिक्लाइन होने के बाद, और ये हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया जब स्टार्ट करेंगे, वहां उनके रीजनल किंगडम्स में ये सब पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि रीजनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। ये जो रीजनलिज्म वाला तैयार हुआ था यहाँ पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म। सो रीजनलिज्म के कारण यहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज नए नए प्रकार के डेवलप होने लगे, जैसे कि पहले पर्शियन, संस्कृत ये सब का मोनोपोली था, अब रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हो गए थे, जैसे कि तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, बंगाली। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखने को मिलता है कि लोकल रीजनल कल्ट्स और रिलीजियस एफिलिएशंस, हर लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक भगवान के प्रति अपना एफिलिएशन को सिद्ध करता है, जैसे साउथ में मान लो विष्णु भगवान के साथ, ईस्ट में शिव भगवान के साथ, इस तरह एफिलिएशंस करता है। और उसी तरह बहुत सारा नया नया सेक्ट पैदा होता है जो कि एसोसिएटेड होता है किसी न किसी भगवान से, जैसे कल्ट ऑफ जगन्नाथ पुरी इन उड़ीसा, इनका एक कल्ट पैदा हुआ। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल स्टेट्स थे, सब में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज था, लेकिन उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था। तो इस तरह तुम्हारा आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर भी मिक्स हो रहा था बाकी रीजनल किंगडम्स के साथ। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ लोकल एंड रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट होता है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स का नाम सुने होंगे, ये डेवलप होता है। आसामीज, सेंट्रल इंडियन, राजस्थानी पेंटिंग या राजपूत पेंटिंग्स का नाम सुने होंगे। और भी बहुत सारे रीजनल डायनेस्टीज जो है अपना आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ये सब एक्सटेंड करते हैं और फैलाते हैं। राजपूत पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स, ये सब हम लोग देखेंगे तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर। अब एक एक करके देखते हैं कुछ कुछ किंगडम्स जो मिडाइवल में थे और थोड़े से असर्टिव थे। जैसे कि बंगाल का बात करते हैं, बंगाल का बात करते हैं। तो बंगाल एक इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम था अंडर द पालाज। ये हम लोग एंशिएंट में देखे थे कि पालाज के टाइम पे बंगाल बहुत काफी पावरफुल था। गोपाला जो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी। फिर 12th सेंचुरी में अनदर पावरफुल किंगडम आती है रूल करने के लिए बंगाल में, उनका नाम होता है सेनाज। तो बंगाल जो था वो ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस था, प्रोविंस को बोलते थे वो लोग सूबा। सूबा दिल्ली का सबसे ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस कौन था, बंगाल था, दिल्ली सल्तनत का। सो दिल्ली से तो काफी दूर है बंगाल। तो द लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस था इसके कारण क्या हो रहा था, तो लोग को ट्रैवल करने में, वहां का क्लाइमेट, वहां का ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत अच्छा नहीं था लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण। और इस तरह दिल्ली अपना कम्युनिकेशन बंगाल के साथ हमेशा अच्छे से नहीं रख पाता था, उससे बहुत कठिनाई होती थी दिल्ली के साथ कम्युनिकेट करने में। और अगर कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर कंट्रोल करने में भी दिक्कत होगा इस प्रोविंस को। इसलिए अभी तक हम लोग जहां तक पढ़े हैं बंगाल और देखे हैं एंशिएंट मिडाइवल में कि बंगाल अधिकतर समय इंडिपेंडेंट था, इसलिए बंगाल हर बार अपना इंडिपेंडेंस को असर्ट करता था। तो 1538 में लेकिन बंगाल किसके अंदर आ गया था, याद करो, शेरशाह सूरी के अंदर आ गया था। But by 1586 अकबर had conquered बंगाल and made it into a सूबा प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लैंग्वेज था बंगाल में, भले ही वो आ गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अकबर के अंदर, वो पर्शियन था, लेकिन फिर भी बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर डेवलप होता है एज ए रीजनल लैंग्वेज इन
Bengal. So the establishment of Mughal control over Bengal coincided with the rise of agrarian settlements in the forested and marshy areas of southeastern Bengal. अब क्या है, बंगाल वाला जो इलाका है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल ऑल्सो एंड बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल था। तो ये काफी मार्शी एरिया है, यहाँ पे सुंदरबंस डेल्टा एंड ऑल, काफी फर्टाइल लैंड और फॉरेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पे जो अकबर का प्रोविंस है इसके साथ कोइंसाइड कर रहा था। तो ये पूरा एरिया को कंट्रोल करना, तो कोई सेंट्रल इलाका चाहिए था कंट्रोल करने के लिए इस पूरा बंगाल प्रोविंस को। इसीलिए जो ढाका नाम का जगह है उसे बंगाल का कैपिटल बनाया गया था। और यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे पूरे इलाकों को, उसे लैंड ग्रांट्स मिला जाता था और यहाँ पे सेटल किया जाता था। अब दिल्ली को कंट्रोल करना था ये जगह, बंगाल वाला जगह, तो सेंटर से भेजा ऑफिशियल को, जाओ यहाँ पे बंगाल में रहो, ये लैंड हो गया तुम्हारे अंदर, ये और यहीं का जो लैंड ग्रांट्स दे दिया गया, जमींदारी जागीरदारी दे दिया गया, यहीं से कलेक्ट करो रेवेन्यू और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालो। ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया गया था बंगाल मुगल के टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो रीजनल किंगडम है वो है गुजरात का। गुजरात, तो गुजरात भी जो जगह है वो काफी फर्टाइल और प्रॉस्परस प्रोविंस था। क्यों? क्योंकि उसके पास सी पोर्ट्स था, तो ट्रेड वगैरह हो रहा था और अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी काफी फेमस था। तो पहली बार जो एनेक्स होता है गुजरात, दैट वाज एनेक्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। वो दिल्ली सल्तनत में से एनेक्स कर लेता है और तब से गुजरात किसी न किसी टर्किश गवर्नर के ही हाथ में रहा। तो इसमें कुछ फेमस रूलर्स हैं, जैसे कि अहमद शाह जो 1411 से लेके 1441 तक वहां के रूलर थे। तो ही वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ गुजरात। अहमद शाह ने ही सिटी ऑफ अहमदाबाद को बसाया था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड मेड इट हिज कैपिटल इन 1413 में, उसे अपना कैपिटल भी बनाते हैं अहमद शाह। इस शहर में उन्होंने काफी ज्यादा गार्डन्स, प्लेसेस और बाजार्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे। प्लस ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जैना आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ गुजरात। गुजरात में जैना जो कल्चर है, मरवाड़ी वाला एंड ऑल, सो उससे भी काफी इन्फ्लुएंस था अहमद शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो गुजरात के थे उनका नाम था महमूद बेगादा या फिर महमूद शाही भी बोलते, 1458 से 1511 के बीच में। तो उस समय गुजरात में पोर्चुगीज वगैरह आ गए थे, याद करो 1498 में आए थे वास्को डी गामा। सो ही लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द पोर्चुगीज। महमूद बेगादा पोर्चुगीज के अगेंस्ट एक्सपेडिशन लगाते हैं, मिलिट्री कैंपेन, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कोस्ट पे सेटल हो गए थे और ट्रेड को मोनोपोली कर रहे थे। ये अगर तुम्हारा गुजरात है, ये गुजरात वाला इलाका है, तो ये जो सी कोस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पे क्या हो रहा था तुम्हारा कि इस सी कोस्ट पे, पूरे कोस्ट पे पोर्चुगीज ने कब्जा किया हुआ था। अब ये जो सी कोस्ट है यहाँ पे अगर पोर्चुगीज कब्जा किए हुए हैं पूरा इस सी कोस्ट पे, तो जो ट्रेड होगा अरब से, यहाँ पे अरब से है, तो यहाँ से जो ट्रेड होगा सी रूट से होगा क्योंकि नजदीक पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कब्जा है तो अंदर के किंगडम्स को कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वो लोग मोनोपोली कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे, हमको टैक्स दो, हम मुझे पैसा दो, हम ही ट्रेड करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। तो इसलिए काफी लोग परेशान थे पोर्चुगीज से, इसलिए उन्होंने एक्सपेडिशन लिया था तुम्हारा इसके अगेंस्ट, पोर्चुगीज के अगेंस्ट। तो इस वक्त तक हम लोग देख रहे हैं कि, और इससे क्या हो रहा था, जो मुस्लिम ट्रेडर्स भी थे गुजरात के उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि मोनोपोली हो जाता है पोर्चुगीज का। तो इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए पोर्चुगीज को उसने मदद मांगा सुल्तान ऑफ टर्की से। महमूद बेगादा ने सुल्तान ऑफ टर्की से मदद मांगा लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। फाइनली एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट को लेकर जो पोर्चुगीज है उसको एक जगह दे दिया जाता है पूरा गुजरात में कि तुम यहाँ पे अपना फैक्ट्री डाल सकते हो। इस जगह का नाम है दीव। डिटेल्स में और देखेंगे हम लोग, मॉडर्न में पढ़ेंगे पोर्चुगीज को, ये बस ओवरव्यू। बट महमूद बेगादा, महमूद शाही डाइड इन 1511। उसके बाद महमूद बेगादा के सक्सेसर्स आते हैं एंड अकबर कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड गुजरात इन 1572 एडी में। याद करो गुजरात कैंपेन बताए थे अकबर के टाइम, वो कॉन्कर कर लेता है। अब इस विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए, ये जो विक्ट्री हुआ ओवर गुजरात अकबर का,
इस विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए अकबर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाजा बनाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोर नोन एज बुलंद दरवाजा। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात। इट इज आल्सो नोन एज डोर ऑफ विक्ट्री। 1601 में कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो एम्पायर है वो है विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट जो पावरफुल किंगडम था मिडाइवल टाइम्स में ये था विजयनगर एम्पायर। सो इन 1336 विजयनगर किंगडम जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहरा एंड बुक्का। ये दो नामक व्यक्ति ने विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर तुम्हारा कर्नाटका, तुम्हारा आंध्र प्रदेश वाला साइड में, सी कोस्ट पे। ये इंडिया है, इस सी कोस्ट पे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है। तुम्हारा कर्नाटका, थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा सा केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना वाला इलाका में। तो ये जो दो भाई थे हरिहरा और बुक्का, ये लोग एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी में काम किया करते थे, लेकिन कुछ खटपट होने के कारण दे ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाते हैं और एक अपना इंडिपेंडेंट राज्य कर्नाटका में स्टैब्लिश करते हैं, और जिसका कैपिटल सिटी होता है विजयनगर नामक जगह। ये जो जगह था विजयनगर, ये था ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगा भद्रा इन 1336। तो इस एम्पायर में ऐसा नहीं था कि अगर कर्नाटका में तो केवल कन्नड़ वाले लोग ही रहेंगे। इस एम्पायर में कल्चर, डिफरेंट कल्चरल रीजन्स के लोग भी थे, जैसे कि तमिल लोग भी थे, कुछ तेलुगु थे, कुछ कन्नड़ लोग थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी बोला करते थे। अगर बात किया जाए बिटवीन 1336 टू 1565, विजयनगर एम्पायर को 3 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया था। पहला संगमाज 1485 तक, दूसरा सलुवाज टिल 1503 एंड द थर्ड वाज तुलावाज टिल 1570। तो आफ्टर 1565 और 1570 चौथी डायनेस्टी भी आती है जिसका नाम है अराविडू डायनेस्टी। ये करीब कर दैट रूल टिल 16th सेंचुरी, अप्रोक्सीमेटली 1640 सेंचुरी, 15th सेंचुरी तक रूल करती है ये तुम्हारा अराविडू डायनेस्टी, अप्रोक्सीमेटली टिल 1640 तक। सो अगर हम बात किया जाए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था विजयनगर का, जो काफी फेमस है, तो हिज नेम वाज कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राया जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी के यही फाउंडर थे। इनके बारे में बात किया जाए तो ही वाज ए ग्रेट कमांडर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ काफी अच्छे फाइन स्टोन टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाए हैं, जैसे कि हम्पी में जो देखते हो टेम्पल्स वगैरह, रथ वगैरह, वो इन्हीं के अंदर हुआ है काम। प्लस ही एडेड इम्प्रेसिव गोपुरम्स और गेटवेज टू मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। देखो यहाँ पे ऐसा है, गोपुरम्स एंड ऑल ये एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। अब यहाँ पे कोई टेम्पल है, दिस इज सपोज ए टेम्पल। तो इन्होंने क्या किया, पहले बाउंड्री वॉल से घेरवाया इन्हें इस टेम्पल को, एकदम सेंटर में टेम्पल होगा, चारों बगल बाउंड्री वॉल होगा, और गेट पे इस तरह का गेटवे बनवाया, इस तरह का गेटवे बनाया जो कि 2 फ्लोर का हो चाहे 1 फ्लोर का हो, इस तरह का। इस साइड भी सपोज इस साइड भी बनवा दिया इस तरह का। तो ये जो है ना गेटवे, इसे गोपुरम बोलते हैं साउथ इंडिया में, इसे गोपुरम बोलते हैं साउथ इंडिया में। जब तिरुपति वगैरह जाओगे तब तुम्हें दिखेगा गोपुरम इस तरह, हर तरफ, या फिर एक ही साइड भी देख सकते हो। तो इसे गोपुरम्स बोलता है और गेटवेज इन साउथ इंडियन टेम्पल्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। He also found a suburban township near विजयनगर। विजयनगर के बगल में ही एक नया अर्बन सबअर्बन टाउनशिप मिला इन्हें, बनवाया, जिसका नाम रखा इन्हें नागलापुरम, आफ्टर हिज मदर। मदर के नाम पे ये शहर को बसवाया उन्होंने। अब क्या था, जो डेक्कन के बाकी सारे स्टेट्स थे, तो उन्होंने अपने बीच में एक कॉन्फेडरेसी बना ली। कॉन्फेडरेसी का मतलब है वीक यूनियन। 4 स्टेट हैं छोटे छोटे,
साउथ में, और यहाँ पे बड़ा जैसा विजयनगर है। तो ये लोग आपस में चारों समझौता कर लेंगे और बड़ा हो जाएंगे थोड़ा, और फिर इसके ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसा कुछ सिस्टम देखने को मिला। तो ये जो चारों एकजुट हो गए यहाँ पे, तो बाद में तो ये लोग अलग भी हो सकते हैं अपना मोटो खत्म होने के बाद। तो इसे कॉन्फेडरेसी कहते हैं। वीक यूनियन, कमजोर यूनियन को बोलते हैं कॉन्फेडरेसी। मतलब उसमें पावर है स्टेट्स को कि वो उस यूनियन से बाहर आ जाए। तो डेक्कन स्टेट्स ने कॉन्फेडरेसी बना लेते हैं और अटैक कर देते हैं तुम्हारे किसके ऊपर, विजयनगर एम्पायर के। और फेमस बैटल होता है बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 में, बैटल ऑफ ताली। इसके बाद विजयनगर एम्पायर लगभग लगभग खत्म ही हो जाता है, कोई उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता। एक फेमस पीपल है, उनका नाम है रामा राया, जिसको फेमसली आप लोग जानते होंगे तेनालीराम से। तो ये भी कोर्ट में थे, कृष्ण देव राया के कोर्ट में थे, और बैटल ऑफ तालीकोटा बोला जाता है इन्हीं के कारण हुआ था। सो इस बैटल में ये भी मारे जाते हैं। तेनालीराम यानी रामा राया पूरा नाम था, तो ये भी मारे जाते हैं। और डेक्कन की जो आर्मी थी, दे एंटर्ड विजयनगर एंड रिड्यूस्ड इट इनटू रूइंस। पूरी तरह तबाह कर देते हैं विजयनगर एम्पायर को। उसके बाद ईस्ट में एक डायनेस्टी था, अराविडू डायनेस्टी। एक जगह से रूल किया जाता था, पेनुकोंडा, एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति। यहाँ पे बाकी लोग का फोकस आ जाता। ये भी एक्चुअली कार्व्ड आउट फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर से ही कार्व्ड आउट था ये प्लेस, ये जो तुम्हारा पेनुकोंडा नाम का जगह है, और दैट वाज रूल्ड बाय अराविडू डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये भी विजयनगर एम्पायर का ही कार्व्ड आउट पार्ट था। फिर डेक्कन स्टेट्स का इनके ऊपर फोकस आ जाता है। अब डेक्कन वाले को और विजयनगर एम्पायर के साथ तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिसके कारण विजयनगर एम्पायर कंटिन्यूअस वॉरफेयर में था, और इस वॉरफेयर के लिए उसे बहुत बड़ी आर्मी चाहिए, आर्टिलरीज चाहिए था, फिर घोड़े चाहिए थे जो कि अच्छे ब्रीड के हों। तो विजयनगर रूलर्स क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे हाई क्वालिटी हॉर्सेस अरेबियन सी के थ्रू फ्रॉम सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि वो कोस्टल इलाका पे थे तुम्हारा, वेस्टर्न कोस्ट पे। ये मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसको, मालाबार कोस्ट। So the port of Malabar was the center of this trade and luxury, other luxury, और भी कोई लग्जरी गुड्स एंड ऑल यहाँ से ट्रेड होता था। So the Vijayanagar rulers always attempted to control the port of Malabar. उनका मेन फोकस भी यही था कि इस पोर्ट पे अगर कंट्रोल बना हुआ है तो उनका एम्पायर चलेगा। अब इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन था विजयनगर एम्पायर का, जस्ट इसका पड़ोसी था, जैसे कि इंडिया का पाकिस्तान है, ये था बहमनी किंगडम। विजयनगर का सबसे बड़ा दुश्मन बहमनी किंगडम। So like the Bahmanis, Vijayanagar state was also familiar with the use of firearms. अब बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर दोनों दुश्मन, दोनों को चाहिए था आर्मी अच्छा कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ सके युद्ध, इसलिए दोनों के पास फायर आर्म्स थे यानी गन्स टाइप के। और उन्होंने टर्किश और पोर्चुगीज एक्सपर्ट को एम्प्लॉय किया हुआ था ताकि अपने सोल्जर को ये लेटेस्ट वेपनरी जो था उस समय का गन फायर, उसे ट्रेनिंग दिया जा सके उन्हें इस वॉरफेयर। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का बात किया जाए विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो था एक सिस्टम जिसका नाम था अमर नायका सिस्टम। दिस वाज ए फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन दिस सिस्टम द कमांडर ऑफ द विजयनगर आर्मी, जो कमांडर होता था विजयनगर आर्मी को, उसे नायका बोलते थे, उसे नायका बोलते थे। और हर नायका को एक एरिया दे दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। नायका की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे कि जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना है अपने एरिया में, जो एरिया दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स कलेक्ट करना है अपने एरिया से, प्लस उस इनकम से एक आर्मी को मेंटेन करना है, घोड़े को मेंटेन करना है, एलिफेंट्स एंड वेपन्स ऑफ वॉरफेयर, प्लस ही हैड टू सप्लाई टू द राजा। और ये सब चीज को सप्लाई करना किसको, राजा को, वॉरफेयर के टाइम पे। राजा बोले तो राया, किंग ऑफ विजयनगर को राया बोलते थे। So the नायका was also the commander of the forts. Commander of the forts का भी यही था, नायका ही था कमांडर।
तो कुछ रेवेन्यू जो बचा उसके पास, उससे वो मेंटेन करता था फोर्ट्स, टेम्पल्स एंड अदर इरिगेशन वर्क। अब ये जो अमर नायका सिस्टम था, कुछ अमर नायकास थे जो हेड ऑफ द प्रोविंस थे, उन्हें ट्रिब्यूट भेजना होता था राया को, यानी किंग को एनुअली, और पर्सनली भी विजिट करना होता था कोर्ट में कुछ गिफ्ट्स के साथ, जो कि उनका लॉयल्टी को दर्शा सके कि वो लॉयल है राया के साथ। In 17th century, several of these नायकास became independent and established separate. 17th century आते आते हम लोग देखे विजयनगर एम्पायर फॉल हो जाता है, गिर जाता है, बहामनी किंगडम भी थोड़ा कमजोर होता है, जिसके कारण ये जो नायकास जो प्रोविंशियल वाले गवर्नर्स होते हैं, ये अपना इंडिपेंडेंट राज बना लेते हैं। जैसे तुम नाम सुने होगा रेड्डीज साउथ इंडिया में, नायर्स, ये लोग अपना किंगडम बना लेते। इस वक्त थोड़ा देखते हैं कि बहामनी किंगडम के साथ विजयनगर का दुश्मनी क्यों था। What were the reason for conflict between Vijayanagar and the Bahmanis? उसमें सबसे फेमस रीजन है इकोनॉमिक रीजन। विजयनगर एम्पायर काफी प्रॉस्परस रीजन था और इकोनॉमी के मामले में काफी आगे था। याद करो मालाबार वाला पोर्ट हैंडल किया था, जिसके कारण उसका ये सब था, इकोनॉमिक। दूसरा था पोजेशन ऑफ तुंगा भद्रा द्वाब एज इट वाज ए फर्टाइल लैंड। अब कर्नाटका वाला इलाका देखोगे तो वहां पे दो गो ट्रिब्यूटरी जाता है, तुंगा और भद्रा, जिसे तुंगा भद्रा। तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, तो काफी फर्टाइल लैंड होगा, फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। प्लस उनका जो ये वाला इलाका था, यहाँ से कोस्टल इलाका से ट्रेड कर सकते थे श्रीलंका, यानी सिलोन, पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन। इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, ये सब जगह पे भी ट्रेड उनका अच्छा चल रहा था। क्यों? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा, सब कुछ अच्छा है उनके पास, तो ट्रेड करेंगे ही। So capture of Konkan or western coastal strip of control over important parts such as Goa to import horses from Iraq. अब यहाँ पे जो गोवा वाला इलाका भी था वो भी इन्हीं के अंदर था। अब इन्हें आर्मी मेंटेन करने के लिए तो घोड़ा चाहिए जो कि अरेबिया से आता था, और इन्हें डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से आता था। तो बगल वाले किंगडम को जेलसी भी होता था इस बात से। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो था ही दोनों के बीच में, प्लस रिलीजियस जेलेसी था ड्यू टू डिफरेंट रिलीजन ऑफ बाहमनी सुल्तान्स एंड हिंदू रूलर्स। विजयनगर एम्पायर जो था यहाँ पे हिंदू रूलर्स थे और बाहमनी में मुस्लिम रूलर्स थे, तो दोनों के बीच में तो पट ही नहीं रहा था। यहाँ पे दोनों के बीच में रिलीजियस जेलसी था। प्लस गोलकंडा में एक डायमंड माइन था जो कि विजयनगर के पास, विजयनगर के पास तुम्हारा एक गोलकोंडा में डायमंड माइंस था, ये भी बाहमनी को चाहिए था। प्लस विजयनगर एम्पायर जो है काफी ग्रो कर रहा था, अपना ग्रोइंग पावर ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक्चुअली विजयनगर had come to occupy very important position in साउथ इंडिया में, मोस्ट वन ऑफ द पावरफुल स्टेट बन गया था तुम्हारा। क्यों? क्योंकि बामनी एंड और बाकी सब छोटे छोटे थे, और वो सप्रेस कर देता था कोई तीनों मुस्लिम किंगडम्स ऑफ अहमदनगर, गोलकंडा और बिदर। ये तीन मुस्लिम किंगडम्स थे उधर, लेकिन ये एक साथ नहीं आते थे, अलग अलग आते थे, तो इन तीनों को सप्रेस कर देता था अकेले। So the growing power of Vijayanagar Empire struck terror in minds of Muslim sultans of Deccan. और इस कारण से जो डिफरेंसेस था, जो अहमदनगर, गोलकंडा, बिदर, ये सब में पड़ता नहीं था, एक विजयनगर ने इन तीनों को यूनाइट कर दिया, और तीनों मिल के कॉन्फेडरेसी बनाते हैं और विजयनगर पे अटैक करते हैं बैटल ऑफ तली कोटा में, और डिस्ट्रॉय हो जाता है विजयनगर एम्पायर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बाहमनी किंगडम के बारे में भी, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, बाहमनी किंगडम। So in 14th century, two powerful kingdoms arose in South India. दो powerful kingdom हम लोग देख रहे थे 14th century में साउथ इंडिया में, एक विजयनगर और दूसरा बाहमनी सल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर, जो कि करीब करीब 300 साल तक रूल किए थे साउथ इंडिया में। So डेक्कन रीजन क्या था? एक तरह का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था किसका? दिल्ली सल्तनत के अंदर, ताकि एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सके डेक्कन में। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंट किए थे अमीरन ए सदा अमीर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था 100 विलेजेस का साउथ में, ताकि उसको एडमिनिस्टर किया जाए सके डायरेक्टली तुम्हारा सेंटर से, इसको अपॉइंट कर। लेकिन 1337 से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ये जो ऑफिसर्स गए डेक्कन और दिल्ली सल्तनत के ऑफिसर्स, इन दोनों के बीच में कुछ खटास पैदा
हो जाता है, जिसके कारण ये जो स्टेट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, ये लोग अपना आपको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं डेक्कन में इन 1347 और अपना कैपिटल बनाते हैं गुलबर्ग नाम जगह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बामनी किंगडम के फाउंडर का नाम था हरम कंगू। तो वो आने के बाद टाइटल लेता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल लेता है। एक्चुअली ही वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड विद हीरो ऑफ ईरान, और उसी के एक हीरो है, मिथिकल हीरो ईरान का, उसी के ऊपर ये नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अपना नाम टाइटल लेता है, और इसीलिए इस सल्तनत को बहमनी सल्तनत बोला जाता है। तो अगर हम बात करें कि जब अलाउद्दीन खलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑल ये लोग का टाइम था, आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं लिया दिल्ली सल्तनत के लोगों ने कि वो कंट्रोल करे डेक्कन रीजन, जिसके कारण बहामनी जो सल्तनत तक बिना कोई चेक एंड बैलेंस का अपने किंगडम को अलग कर लिया था दिल्ली सल्तनत से। उसके बाद तो कोई रूलर भी उतना अच्छा आया नहीं जो कोशिश कर सके एनेक्स करने का डेक्कन को। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्विजिशंस वाज द कंट्रोल ओवर देबोल। देबोल नाम का जगह है, उसे एक्वायर कर लिया था इन्होंने। ये एक पोर्ट है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट में ही, यहाँ पे विजयनगर, यहाँ पे देबोल नाम का जगह को भी कैप्चर कर लिया इन्होंने अंडर बहमन शाह एंड हिज सन मोहम्मद शाह। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका काफी ऑर्गेनाइज्ड था, और किंगडम जो था इनका बहमनी, ये वाज डिवाइडेड इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी प्रोविंसेस या सूबा जो बोलो उसे तरफ बोलते थे। 4 पार्ट में डिवाइडेड था ये बहमनी, जिसे तरफ बोलते हैं। दिस प्रोविंसेस कौन कौन थे? दौलताबाद था, बिदर, बरार और गुलबर्ग, ये 4 थे। तो 1527 में मोहम्मद वन नामक व्यक्ति विजयनगर एम्पायर को हरा देते हैं, और गोलकंडा जो था वो बहामनी किंगडम में एनेक्स कर लेते। फिर 15-16 सेंचुरी में जो आमिर थे, बिदर, अहमदनगरी, जो स्टेट्स था ओवर, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और अपना अपना नया स्टेट क्रिएट कर देते हैं। 5 नया स्टेट क्रिएट होता है फिर से, यही बहामनी वाले टूट जाते हैं पूरा। बहामनी जो 4 था वो 5, पहले 4 था, प्रोविंस था, ये सब सब एक ही बहामनी किंगडम के अंदर था, लेकिन सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। 4 से कन्वर्ट हो गए लोग 5 टूट टूट के बाद में, जैसे निजाम साहिज ऑफ अहमदनगर, आदिल साहिज ऑफ बीजापुर, कुतुब साहिज ऑफ गोलकंडा, इमद साहिज ऑफ बरार एंड बरीद साहिज ऑफ बिदर। सारे लोग इंडिपेंडेंट हो गए, 5 स्टेट बन गए, लेकिन प्रॉब्लम इनका एक ही था। तो द एबव स्टेट्स टुगेदर फॉर्म्ड ए लीग। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही था इनका अभी भी, विजयनगर। ये लोग भी बड़े थे, ये लोग 4-5 लोग ऐसे थे, और ये एक अकेला विजयनगर। सो इनको जरूरत था क्या कि एक साथ कॉन्फेडरेसी बनाने का, एंड स्ट्रेंथन देम बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो ये अपने ये बात समझ गए थे कि इनका दुश्मन एक है, तो साथ मिलके ही लड़ना पड़ेगा। तो ये अपने बीच में, जैसे इसका बेटी इसका बेटा शादी कर ले, इस तरह करके मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, और अपना जो मजबूत किया अपना पूरा एम्पायर को ये लोग। So they maintained the traditional rivalry with the Vijayanagar rulers. Golconda and Bijapur entered into matrimonial alliances. मैट्रिमोनियल अलायंसेस में आने के बाद गोलकंडा और बीजापुर एक साथ लड़ते हैं बैटल ऑफ टालीकोटा में 1565 में, बताया ही, अगेंस्ट विजयनगर, और जिसके कारण विजयनगर खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में जब मुगल आ जाते हैं 1526 में, उसके बाद हमको देखने मिलेगा कि ये लोग भी, ये जो पूरे बहामनीज वाले लोग थे, ये लोग भी मुगल आर्मी के सामने टिक नहीं पाते हैं, एंड दे सकम्ड टू मुगल आर्मीज इन 16th सेंचुरी में। वो लोग मुगल एम्पायर में समा जाते हैं, और इनका भी अस्तित्व लगभग लगभग यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ वहाँ रीजनल किंगडम्स भी समाप्त होता है, और मिडाइवल का सारा टॉपिक्स